वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। सारे प्यारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में। आज के इस क्लास में जितने भी कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका कहीं ना कहीं भैया ये फेवरेट चैप्टर होता है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हमने पढ़ा सबसे पहले हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने पढ़े एफ.डब्ल्यू. टेलर के 4 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए अपनी क्लास को। अच्छा, एक बात और भाई, ये जो टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट आपके प्रिंसिपल्स हैं। वो भी पेपर में आते हैं और ये भी पेपर में आते हैं, चाहे वो सीयूईटी का पेपर हो चाहे वो कॉमर्स के बोर्ड्स का पेपर हो। बच्चों ये क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में भी और केस स्टडीज के फॉर्म में भी। आपको पूरा केस स्टडी दिया होगा और पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे कौन सी टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट का इस्तेमाल हुआ है। तो भैया ये जो 9 की 9 टेक्निक्स है ये आपको याद करनी पड़ेंगी। इनको लाइन वाइज याद करना उतना जरूरी नहीं है, बट हाँ आपको याद रहे कि हाँ 9 टेक्निक्स है और इनका क्या मतलब होता है, इतना आपके लिए काफी होगा, इनफ होगा। आपको सिर्फ मतलब जानना है। बोर्ड्स की बात की जाए तो बोर्ड्स में अगर आप मतलब जान जाएंगे फिर बाकी तो आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख ही लोगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हो। ठीक है बेटा, बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जो एनसीईआरटी की मोटी मोटी किताबें हैं, ये जो आरके सिंगला है, जो संदीप गर्ग हैं, आपने जो बताई हैं या जो आप पढ़ा रहे हो, यार ये तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, क्या किया जाए सर, इसका कैसे याद किया जाए। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जो लोग कहते हैं बिजनेस स्टडीज को याद करना है, रटना है, वो बिल्कुल 110% गलत है। बिजनेस स्टडीज को सिर्फ एक ही तरीके से समझा जा सकता है और वो है उसको कहानी की तरह रीड करके, कहानी की तरह पढ़ के। आपको ओनली एंड ओनली रीडिंग करनी है। हाँ, अब ये इंपॉर्टेंट है कि रीडिंग आप कितनी ध्यान से कर रहे हो और कितनी बार कर रहे हो। सजेशन मेरा बच्चों के लिए ये रहेगा कि भैया बोर्ड्स के पेपर से पहले पहले एटलीस्ट 3 से 3.5 या 4 बार आपको रीडिंग करनी है। 3.5 का मतलब ये है कि भैया जल्दी जल्दी रीडिंग करना, वो हो जाएगा आधे में। और प्रॉपर रीडिंग आपको मिनिमम 3 बार तो करनी ही है, मैक्सिमम मैक्सिमम 4 से 5 बार करनी है बोर्ड से पहले। और आपके जो सेशनल एग्जाम्स आने वाले हैं, जो प्री बोर्ड आने वाले हैं, जो हाफ ईयरली आने वाले हैं, उनके पहले आप एक एक दो बार रीडिंग कर लेंगे एंड इन क्लासेस को देख लेंगे, तो दैट विल बी मोर देन इनफ, मोर देन सफिशिएंट फॉर यू ऑल। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना देर किए। आज हम पढ़ने वाले हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहली टेक्निक जो आती है इसमें वो आती है फंक्शनल फोरमैनशिप, दूसरी आती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तीसरी आती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, चौथी आती है मेथड स्टडी, पांचवी आती है मोशन स्टडी, सिक्स्थ आती है टाइम स्टडी, सेवेंथ आती है फटीग स्टडी, एट्थ आती है डिफरेंशियल पीस वेज या डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, और नाइन्थ आती है मेंटल रिवॉल्यूशन। बात करने वाले हैं सबसे पहले फंक्शनल फोरमैनशिप की। भैया एफ.डब्ल्यू. टेलर कह के गए, अब तो चले गए, तो कह के गए थे कि जब एक फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा होगा ना, तो किसी एक इंसान के बस की बात नहीं है कि वो पूरे प्रोडक्शन को मैनेज करे, पूरे प्रोडक्शन की प्लानिंग करे, उसके लिए अलग अलग लोग चाहिए होंगे। जब उन लोगों को कोई एक इंसान मैनेज करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल फोरमैन कहेंगे। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं फोरमैन, मैन मतलब एक इंसान, पूरी प्रोसेस को कहा जा रहा है फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैन उस इंसान का नाम होगा जो इन सब लोगों को मैनेज करेगा। और जो लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग एक्चुअली में प्लानिंग या प्रोडक्शन करेंगे, उनको हम कहेंगे फंक्शनल फोरमैन। मैन बोले तो MEN वाला मैन, मतलब वो जो है एक आदमी नहीं होगा, वो कई सारे लोग होंगे। अभी मैं आपको एक पूरा चार्ट समझाऊंगा जहां पे कई सारे लोगों के बारे में भी बताऊंगा। तो आपको ये समझना होगा कि जो फंक्शनल फोरमैन है वो सबका राजा होगा और बाकी सब उसके मंत्री होंगे, जो होंगे फंक्शनल फोरमैन। अब फंक्शनल फोरमैनशिप एक फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जहां पे ये बताया जाता है कि जो भैया अलग अलग फंक्शनल रोल्स हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। और ये जो फंक्शनल फोरमैन होता है ना, यही वो मैनेजर होता है जो एम्प्लॉय से डायरेक्ट टच में या डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। देखिए, फंक्शनल फोरमैनशिप इज अ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। अच्छा, फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये कि बेटा ये ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की बात नहीं करता है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रबंधन, पूरा मैनेजमेंट नहीं देखता है। ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन या फैक्ट्री मैनेजमेंट की बात करता है। जैसे आपके स्कूल में आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स में HODs यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट आती हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि भैया क्लास के जो टीचर्स हैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, वो आ जाएंगे प्रॉपर वर्किंग लोग, ठीक है ना, और बाकी प्रिंसिपल वगैरह उनका पढ़ाने का काम नहीं है, उनका सब कुछ मैनेज करने का काम है। तो यहाँ पे इंडस्ट्री के जो लोग हैं जो सिर्फ काम कर रहे हैं, जैसे वो टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे आते हैं। ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं आता है, जिसपे बहुत सारे फोरमैन होंगे
मैन यहाँ पे निकल रहा है, 4 मैन, मतलब बहुत सारे लोग होंगे जिनके अलग अलग सेपरेट फंक्शनल रोल्स होंगे। अच्छा, यही वो 4 मैन होते हैं, क्या यही वो 4 मैन होते हैं जो एम्प्लॉय से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही लोग होते हैं जो एम्प्लॉय से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहते हैं जी। ठीक है, चलिए अब उस चार्ट के बारे में पढ़ते हैं जो आपने अपनी किताबों में देखा होगा। भैया तो ये चार्ट आपके लिए बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात आप गांठ बांध के रख लीजिए। ठीक है, सबसे पहला आता है फैक्ट्री मैनेजर, मतलब सबका राजा जो होगा आपका फैक्ट्री मैनेजर, जो पूरी फैक्ट्री को मैनेज करता होगा। भाई ये मान लीजिए फैक्ट्री है, तो इस पूरी फैक्ट्री को मैनेज करने वाला कौन? फैक्ट्री का मैनेजर। अब ये अपने नीचे दो लोगों को अपॉइंट करेगा, पहला प्लानिंग इंचार्ज, दूसरा प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज प्लानिंग करेगा, प्रोडक्शन इंचार्ज प्रोडक्शन अच्छे से हो रहा है या नहीं ये चेक करेगा। अब प्लानिंग इंचार्ज के अंदर 4 लोग आते हैं और प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर भी 4 लोग आते हैं। चलो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 और 4। यहां पे नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 और 4, टोटल हो गए 8। ठीक है, और इन सब के नीचे आता है वर्कमैन। वर्कमैन बोले तो भैया एम्प्लॉय या लेबर। सबसे पहले समझते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क के बारे में, यानी कि इनके बारे में। ये करते क्या है, ये 4 लोग जो है आपको 1 2 3 4 जो दिख रहे हैं, ये चारों लोग ओनली प्लानिंग करते हैं। बाकी के जो 4 लोग आपको दिख रहे हैं ये सारे प्रोडक्शन में ध्यान देते हैं। अब प्लानिंग करने में सबसे पहले सबसे 1 नंबर पे आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इसका काम होता है एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शन पास ऑन करना, जैसे कि आने का टाइम, जाने का टाइम, खाना खाने का टाइम, कौन सा एक्टिविटी करना है वो, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल क्या होने वाला है वो। इसके अलावा ये प्रोडक्शन एक्टिविटी प्रॉपर कैसे होनी है उसकी पूरी प्लानिंग इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क करता है और लोगों को इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम्हें ये ऐसे करना है, तुम्हें वो वैसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे करना है, मतलब सबको इंस्ट्रक्शन देने का काम ये इंसान करता है। इसलिए कहा गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन का कार्ड पकड़ाता है, ये लो इंस्ट्रक्शन का कार्ड, जाओ पढ़ो और ऐसे ही काम करना जैसा मैंने बताया है। दूसरा आता है आपका रूट क्लर्क। रूट क्लर्क बताता है कि प्रोडक्शन एक्टिविटी किस रूट से होके जाएगी। ठीक है, मैंने कई बार बच्चों को एग्जांपल दिया है एक कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का, जहां पे गाड़ियां बनती हैं। बेटा वो आप ध्यान से कभी वीडियो में देखिएगा, यूट्यूब वगैरह पे सर्च करिएगा, वो एक बार में गाड़ी नहीं बनाते हैं। पहले उनका आयरन आता है, आयरन को वो मेल्ट करते हैं, फ्रेम में डालते हैं, फ्रेम में डालने के बाद उसको पेंट करेंगे, फिर टायर लगाएंगे, देन फिर एसी इंस्टॉलेशन होगा, देन फिर इंजन इंस्टॉलेशन होगा, देन फिर विंडशील्ड लगेगी, सब कुछ होते होते फिर गाड़ी बन जाती है। अब जो प्रॉपर रूट होने वाला है ना गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग का, कार मैन्युफैक्चरिंग का, वो रूट बताता है हमारा प्यारा रूट क्लर्क। थर्ड आता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। सबसे आसान, नाम से ही पता लग रहा है। टाइम यानी कि एक काम को करने में समय कितना लगेगा, और कॉस्ट यानी कि पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने में खर्चा कितना आएगा। अब गाड़ी को पेंट करने का खर्चा कितना आएगा, मान लीजिए 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, और टाइम वाला बताएगा कि समय कितना लगेगा। समझ गया ना भैया, 1 घंटा लगेगा पेंट करने में, 2 घंटा लगेगा पेंट करने में, 3 घंटा लगेगा पेंट करने में। ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये बताएगा हमारा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कि होने वाला है आपका डिसिप्लिनेरियन। भैया नाम से पता लग रहा है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बेटा हर स्कूल में वो होता था ना एक डिसिप्लिन इंचार्ज हर हाउस का, है ना। जैसे हमारे यहाँ हिमालय हाउस, नीलगिरी हाउस, अरावली हाउस। ठीक है, तो भैया अरावली हाउस का अपना डिसिप्लिन इंचार्ज होता था, हिमालय हाउस का अपना डिसिप्लिन इंचार्ज होता था। वैसे ही इस फैक्ट्री का यहाँ पे जो डिसिप्लिन इंचार्ज होगा, जो सबको अनुशासन में रखने का काम करेगा, वो होगा डिसिप्लिनेरियन। ठीक है, वो ये देखेगा कि सब लोग अनुशासन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देन आता है आपका प्यारे बच्चों स्पीड बॉस। स्पीड बॉस देखता है, अब ये जो 4 है, यहाँ पे मैंने लकीर खींच दी है, ये जो 4 है ये आते हैं प्लानिंग इंचार्ज में जो कि इस तरफ है। ये जो बाकी के 4 है ये आते हैं प्रोडक्शन इंचार्ज में जो कि राइट हैंड साइड पे है। स्पीड बॉस ये चेक करता है कि जो काम किस स्पीड में होना था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 1000 शर्ट मैन्युफैक्चर करने का ऑर्डर आया, टाइम मिला आपको 1 महीना, यानी कि 30 दिन, यानी कि कितने दिन, 30 दिन। ठीक है, अब पर डे के हिसाब से आज का काम, जो आज का कोटा है वो मैन्युफैक्चर हुआ या नहीं हुआ, स्पीड में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह आपका चेक करेगा। कौन चेक करेगा? आपका स्पीड बॉस चेक करेगा। अगर आप ऐसे लगा लें तो भैया 1000 शर्टों का ऑर्डर आया और 30 दिन का टाइम है, इसका मतलब आपको 33 शर्ट्स रोज मैन्युफैक्चरिंग करनी है। अब 33 शर्ट्स रोज मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, काम अपने स्पीड से चल रहा है नहीं चल रहा है, तो भैया ये चेक करने वाले काम को कहते हैं स्पीड बॉस। बॉस माने स्पीड को देखना। फिर आता है गैंग बॉस। देखो यार, है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि भैया शर्ट बनानी है, अब एग्जांपल ले लो, शर्ट का ले लो, कॉटन आएगी, रुई आएगी, कपड़ा बनेगा, कपड़ा रंगा जाएगा, फिर शर्ट बनेगी, बटन लगेगा, सिलाई होगी फैब्रिक से। तो भैया अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग लोग हैं, हर ग्रुप का एक लीडर होता है।
उसको कहते हैं गैंग बॉस। इस ग्रुप का लीडर, इस ग्रुप का लीडर, इस ग्रुप का लीडर और इस ग्रुप का लीडर, ये सारे लीडर्स जो होंगे वो कहलाएंगे गैंग बॉस। थर्ड आता है रिपेयर बॉस, जो कि मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट्स, टूल्स, इन सारी चीजों को जो खराब हो गए हैं उनको क्या करता है, उनको रिपेयर कराने का काम करता है। किसका काम करता है? रिपेयर कराने का काम करता है। भैया कोई भी मशीन मशीन यूज करते करते खराब हो जाए तो रिपेयर कौन कराएगा? आपका प्यारा प्रोडक्शन इंचार्ज कराएगा। फिर सॉरी, रिपेयर बॉस कराएगा, जो कि अंडर आता है प्रोडक्शन इंचार्ज के। फिर आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर का काम होता है चीजों को या एक्टिविटीज को इंस्पेक्ट करना, मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है पूरी फैक्ट्री में, ये कौन देखता है? इंस्पेक्टर देखता है। तो 8 लोग, 8 के काम मैंने आपको बता दिए। एंड ये 8 के 8 लोग किसको देखते रहते हैं? वर्कमैन को देखते रहते हैं। इंस्ट्रक्शन वाला किसको इंस्ट्रक्शन देगा? वर्कमैन को। रूट क्लर्क वर्कमैन को रूट बताएगा। टाइम और कॉस्ट वर्कमैन को टाइम बताएगा, वर्कमैन को कॉस्ट बताएगा। डिसिप्लिनेरियन वर्कमैन को डिसिप्लिन में रखेगा। स्पीड बॉस भी इसको देखेगा, गैंग बॉस भी, रिपेयर और इंस्पेक्टर भी इन्हीं को देखेंगे, वर्कमैन को, कि ये सारे लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जी। सेकंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट जो कि यहाँ पे हमको पढ़नी है वो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। बड़ी ही सिंपल है, बड़ी ही आसान है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क कहती है कि भैया हर काम का कर दो स्टैंडर्ड सेट। स्टैंडर्ड सेट करने का क्या मतलब है? मान लीजिए मेरे को छोले भटूरे खाने, मैं कहूँ कि मुझे भैया पर्टिकुलर एक ही दुकान के राम के छोले भटूरे खाने। आपने विराट कोहली का इंटरव्यू देखा होगा जिसमें कहते हैं कि भैया राम के छोले भटूरे। तो चलो मैं कहता हूँ भैया मेरे को राम के छोटे छोले भटूरे खाने, मेरे को वही एग्जांपल याद आ रहा है। तो राम के ही खाने, ये एक स्टैंडर्ड सेट हो गया मेरा कि भैया मैं तो राम के ही छोले भटूरे खाऊंगा, या मैं चाय पीऊंगा तो ताज होटल में जाके ही पीऊंगा, उसके नीचे तो बात ही नहीं कर सकता मैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड सेट हो जाएगा। जैसे आप भी लोगों को देख के कहते होंगे भैया इनका स्टैंडर्ड तो बड़ा हाई है, कहते हैं ना स्टैंडर्ड तो बड़ा हाई है। तो आपको एफडब्ल्यू टेलर ये कह रहे हैं कि अपनी इंडस्ट्री में, अपनी फैक्ट्री में होने वाले हर काम का स्टैंडर्ड हाई सेट कर दो। हर काम का स्टैंडर्ड सेट कर दो, हाई लो वो एक बात की बात है, बाकी हाई सेट करोगे। ठीक है, तो स्टैंडर्ड सेट करने की बात हो रही है फॉर एवरी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। स्टैंडर्डाइजेशन किसका किसका होता है? मैनर। मैनर मतलब संस्कार नहीं, मैनर मतलब किस मैनर में काम होने हैं। टाइम यानी कि कितना समय लगेगा। रॉ मटेरियल किस क्वालिटी का होगा, किस साइज का होगा, किस क्वांटिटी में आएगा। मशीनरी का स्टैंडर्ड की भैया मशीनरी किस कंपनी की आएगी, कितनी अच्छी आएगी। प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड, जो प्रोडक्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड का बनेगा, हाई क्वालिटी का है, लो क्वालिटी का, है ना। प्रोसेस और ऑपरेशंस के भी स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं। स्टैंडर्ड्स का जो कीवर्ड होता है वो होता है बच्चों बेंचमार्क। जिस स्टैंडर्ड्स को पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हमको पालन करना पड़ता है, जितनी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी है उस पूरी प्रोडक्शन एक्टिविटी में हम स्टैंडर्ड्स का पालन करेंगे। एफडब्ल्यू टेलर ने ऐसा कहा था। ठीक है, अच्छा इसे फायदा क्या होगा भैया? अगर आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हो तो स्टैंडर्ड जब सेट हो जाएंगे तो आप उसी हिसाब से प्रोडक्शन एक्टिविटी करोगे और ट्राई आउट करोगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड था वो अचीव हो जाए, जो हमने प्लान किया था वो अचीव हो जाए। नेक्स्ट बच्चों टेक्निक आती है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में सिंपल सी बात कहती है, मान लीजिए कि भैया एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मान लीजिए मारुति है। अब मारुति की मान लीजिए भैया 800 भी आती है, ऑल्टो भी आती है, और वैगन आर भी आती है, और कह लो और कोई गाड़ी आती है मारुति की 800 आती है, ऑल्टो आती है, वैगन आर आती है, और मान लो डिजायर आती है। अब भैया डिजायर तो बिक रही है मार्केट में, वैगनार भी बिक रही है, ऑल्टो भी बिक रही है, लेकिन 800 बिक नहीं रही है। तो एफडब्ल्यू टेलर कहते हैं सिंप्लीफिकेशन में कि तुरंत क्या करो, 800 को एलिमिनेट कर दो। अब 800 को बनाना बंद कर दो। इससे क्या होगा? सबसे पहले आपका टाइम बचेगा, आपकी कॉस्ट बचेगी, आपकी मेहनत बचेगी, इन्वेंट्री कंट्रोल हो पाएंगी बाकी की 3 गाड़ियों की, और सिंप्लीफाई कर दो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस को। तो चलो एक बार रीड कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन पॉइंट आउट इरेजिंग अननेसेसरी टाइप, साइज या फिर डायमेंशन। आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो अननेसेसरीली प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी टाइप का हो, किसी भी साइज का हो, या किसी भी डायमेंशन का हो, उसको तुरंत क्या कर दीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद इससे क्या होगा? आपकी कॉस्ट बचेगी, आपकी मशीन बचेगी, आपका टूल बचेगा और आपका लेबर बचेगा। हर चीज की कॉस्ट बचेगी, मशीन की, टूल्स की और लेबर की। उसके बाद कहा जा रहा है फायदा क्या होगा? इन्वेंट्री कंट्रोल में आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है भैया, जब आप एक चीज निकाल के बाहर फेंक दोगे, प्रोडक्ट बनाओगे ही नहीं, तो बाकी की 3 की इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? कंट्रोल हो जाएगी। सप्लाई आप लिमिटेड करोगे तो भी अच्छा रहेगा, सिर्फ मतलब सप्लाई आप प्रॉपर तरीके से कर पाओगे, क्योंकि कंफ्यूजन कम होगा और बर्डन कम हो चुका होगा। और सेल्स आपकी बढ़ेंगी भैया, जो मार्केट में ऑलरेडी बिक रहा है उसी को बेचो ना। क्या फायदा पुरानी गाड़ी को बेचने का? तो आपका टर्नओवर भी बढ़ेगा, माने कि सेल भी इंक्रीज हो जाएगी।
चलिए 3 टेक्निक देख लिए, नेक्स्ट टेक्निक पे मूव फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट टेक्निक है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी में एफडब्ल्यू टेलर कहना चाहते हैं कि फाइंड आउट द वन बेस्ट मेथड टू डू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ जॉब। एक तरीका निकालो उस जॉब को करने का, और वो तरीका इतना अच्छा होना चाहिए कि जॉब मिनटों में होना चाहिए, टाइम बचना चाहिए, कॉस्ट बचना चाहिए, रिसोर्सेज बचने चाहिए। मतलब कि इस पूरे मेथड स्टडी का मतलब ये है कि भैया एक तरीका निकालो, फाइंड आउट वन विगरस वे ऑफ परफॉर्मिंग द जॉब, जिसको हम लोग बेस्ट वे भी कहेंगे। ठीक, और ये बेस्ट वे हर चीज का होना चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल लाने का हो और चाहे वो कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने तक जितनी भी एक्टिविटी होती है, मतलब रॉ मटेरियल के ऑर्गेनाइजेशन में आने से लेकर कंज्यूमर तक सामान पहुंचने तक ये जितनी भी एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन में होती है, सबका एक अच्छा मेथड जो है आपको तय करना पड़ेगा। मेथड स्टडी को आगे कहता है कि एक ऐसा मेथड ढूंढो जो रामबाण हो, जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करे और आपकी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से कर दे। ठीक है ना, एक तरीका ऐसा हो, 100 खराब तरीके नहीं चाहिए, एक अच्छा तरीका चाहिए। जैसे मैं बच्चों से कहता हूं कि भैया 10 अलग अलग बुकों को नहीं पढ़ना है, एक बुक को 10 बार पढ़ना है। 10 अलग अलग बुक पढ़ के कुछ नहीं हासिल होने वाला, एक बुक पढ़ो 10 बार पढ़ो। तो मतलब एक बुक आपको चुननी है जो आपके अकॉर्डिंग काम कर रही हो, वैसे ही एक मेथड आपको चुनना है जो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रिंसिपल बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो कि है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी, देखो ये सारी चीजें, चाहे मैं स्टैंडर्डाइजेशन की बात करूं, सिंप्लीफिकेशन की बात करूं, ये सारी चीजें आपने कभी ना कभी सुनी होगी। मेथड स्टडी की बात करूं, ये सब बड़ी कॉमन बात है। लेकिन एफडब्ल्यू टेलर कुछ ऐसा कह गए जो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा यार कि मेरे जो वर्कर है काम करते करते घूमते बहुत है, अब जरा पता लगाओ कि ये घूम के जाएंगे कहां और कितना घूमते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हैं। मतलब घूमते हैं, मतलब कि भैया मान लो कि कोई काम करना है, उसमें बैठना, उठना, खिसकाना, लाना, ये सब शामिल है, मतलब अलग अलग तरीके के मूवमेंट शामिल है। अब पता लगाओ कि एक एम्प्लॉय को जॉब करते समय किन किन मूवमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, और वो ऐसे कौन से मूवमेंट है जो वो अननेसेसरीली कर रहा हो, ताकि उसका भी टाइम बचे, हमारा भी टाइम बचे, उसका भी पैसा बचे, हमारा भी पैसा बचे। मोशन स्टडी क्या कहता है? पुटिंग, स्टडी करो कि एम्प्लॉय को कौन कौन से मूवमेंट्स करने पड़ते हैं एक जॉब करते समय। जैसे पुटिंग ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स को रखना, उठाना, अलग अलग पोजीशन चेंज करना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना। ठीक है, एक जॉब में किन किन मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है। रैंडम मूवमेंट्स को तुरंत एलिमिनेट करो, ऐसे कोई भी रैंडम मूवमेंट जो एम्प्लॉय बिना मतलब का कर रहा है, घूम रहा है, टहल रहा है, फिर रहा है, तो उसको तुरंत एलिमिनेट करो, ताकि समय कम लगे एक काम को करने के लिए। तो मोशन स्टडी कहता है कि भैया ऐसे कोई भी मूवमेंट जो अननेसेसरीली आप कर रहे हो, आपके एम्प्लॉयज कर रहे हैं, उनको तुरंत क्या कर दीजिए, तुरंत एलिमिनेट कर दीजिए। टाइम स्टडी बात करता है कि भैया एक जॉब को करने का पर्टिकुलर कन्वेंशनल टाइम सेट कर लो। ठीक है, टू डू अ वेल डिफाइंड जॉब, और कोशिश करो कि वो जॉब उसी समय में, स्टैंडर्ड समय में खत्म हो जाए। ठीक है, ओके। अच्छा, अब टाइम डिसाइड कैसे होगा? देखो बेटा, टाइम डिसाइड करने के लिए आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा। एक बार देख लो कि भैया टाइम कितना लग रहा है एक जॉब को करने के लिए, मतलब अलग अलग रीडिंग आपको लेनी पड़ेगी। अब जैसे आपने पिक्चर देखी होगी भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग में जब वो दौड़ना शुरू करते हैं, अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं, तो पहले वो 1 मिनट में दौड़ते हैं, फिर वो 55 सेकंड में दौड़ते हैं, एक राउंड कंप्लीट करते हैं, फिर 50 सेकंड में करते हैं। बार बार उनके कोच कहते हैं मिल्खा और तेज, मिल्खा और तेज। तो भैया क्या कर रहे हैं, वो अलग अलग रीडिंग बटोर रहे हैं। ठीक, तो रीडिंग बटोर रहे हैं, फिर उनका स्टैमिना बढ़ता जा रहा है, वो टाइम कम लगाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम स्टडी में कहा जा रहा है कि भैया एक पर्टिकुलर टाइम सेट करो। अच्छा, टाइम एक चीज से और सेट होगा कि उस जॉब को कितनी बार करना है दिन में। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि भैया मेरे को पढ़ाना है दिन भर, तो मैं अपना टाइम डिसाइड कर लूंगा कि भैया मैं सुबह पढ़ाऊंगा, शाम को पढ़ाऊंगा, रात में पढ़ाऊंगा, ऐसा ऐसा पढ़ाऊंगा। ठीक, तो ये सारा टाइम स्टडी कहता है कि भैया एक टाइम डिसाइड कर लो ताकि टाइम वेस्टेज ना हो। फिर आता है आपका फटीग स्टडी। फटीग स्टडी बच्चों बात करता है कि काम करते करते एक एम्प्लॉय को थकना, या कह सकते हो ना फीलिंग टायर्ड, लाजमी है। काम करते करते हम सब लोग थक जाते हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। 8-9 घंटा जब आप स्कूल में बैठते हैं, तो 9 घंटा स्कूल में बैठने के बाद आप बिल्कुल आपके घर पे एक बिस्तर पकड़ लेते हैं कि अरे भैया हो गया। ठीक, अब इस केस में आप स्कूल में बैठ के पढ़ रहे थे, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा फिजिकली ही थके, मतलब शारीरिक थकान हो, आपको मानसिक थकान भी हो चुकी है, क्योंकि 9 घंटा आप पढ़ के आ रहे हैं। एंड हमारे इंडियन स्कूल्स की यही सबसे बड़ी खामी है कि भैया 9-9 घंटे लगातार पढ़ाते जा रहे हैं। जबकि मेहराबियन की स्टडी में और बहुत सारे रिसर्चर्स ने ऐसा कहा हुआ है कि एक इंसानी दिमाग 40 से 45 मिनट से ज्यादा
कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता है। तुम क्या कर रहे हो, 9-9 घंटे 9-9 8-8 घंटे लगातार पढ़ाए जा रहे हो। भाई कम पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ, ठीक है ना। स्कूल वाले क्या करते हैं, 8 बजे बच्चों को बुलाते हैं, 2-3 बजे छुट्टी करते हैं। कितना घंटा हो गया, कम से कम 7-8 घंटा हो गया। लंच निकाल लो 20-25 मिनट का, तो 7.5 घंटा पढ़ाते हैं लगातार। टीचर, एक टीचर, 2 टीचर, 3 टीचर, 4 टीचर, नया कुछ कर नहीं रहा बच्चा, खेल कूद रहा नहीं बच्चा, समझ बच्चे को कुछ आ नहीं रहा है, इसलिए फिर बच्चा जो है बोरियत लेता है स्कूल से। तो भैया जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली ही थके, आप हो सकता है मेंटली भी थक जाए, मेंटली टायर्ड एंड फिजिकली। अगर आप काम करते करते रिलैक्स नहीं करेंगे, तो फटीग स्टडी ये कहता है कि भैया पता लगाओ कि एक काम को करने में कितना रेस्ट लोगों को चाहिए। अच्छा, रेस्ट अगर मिल जाएगा तो उनकी वाइटलिटी रिकवर हो जाएगी, मतलब उनके वापस से एनर्जी आ जाएगी उनकी बॉडी में, और वो वर्क अगेन विद द सेम कैपेसिटी, और वो दोबारा से काम करने के लिए खड़े हो जाएंगे सेम कैपेसिटी से। समझ गए बात को, ये है दिस विल रिजल्ट इन इंप्रूव पोटेंसी, इससे उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। अब लास्ट में कंक्लूजन लिखा हुआ है, फटीग स्टडी ट्राइज टू डिफाइन द अमाउंट, कितना रेस्ट चाहिए, कितनी रेगुलरिटी पे चाहिए, मतलब कितने इंटरवल्स पे चाहिए, एक टास्क को पूरा करने के लिए कितना आराम चाहिए आपको, ये कहता है फटीग स्टडी। रिपीट कर दे रहा हूं, फटीग स्टडी का मतलब ये है कि भैया रेस्ट इंटरवल कितने चाहिए ये देखना है। अब रेस्ट इंटरवल चाहिए क्यों, क्योंकि बेटा काम करते करते हर इंसान को थकान लगती है, चाहे वो थकान मेंटली हो और चाहे वो थकान फिजिकली हो। इसके अलावा अगर आप उनको रेस्ट दोगे तो वो दोबारा उनकी वाइटलिटी रिकवर हो जाएगी, और वो दोबारा उतनी ही एफिशिएंसी से, उतनी ही कैपेसिटी से काम कर पाएंगे। अगर आप उनको रेस्ट नहीं दोगे तो कुछ इस इंसान की तरह उसकी हालत हो जाएगी। चलिए भाई, बात करते हैं नेक्स्ट टेक्निक की, जो कि है डिफरेंशियल वेज सिस्टम। डिफरेंशियल वेज सिस्टम कहता है कि जो जितना अच्छा काम कर रहा है उसको उतना अच्छा पैसा दो, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा दो, और जिसकी एफिशिएंसी कम है उसको पैसा भी कम दो। एक तरफ एफिशिएंसी और एक तरफ पैसा, एक तरफ एफिशिएंसी और एक तरफ पैसा। जिसकी ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा दो, जिसकी कम है उसको पैसा कम दो। सिंपल सी बात लिखी हुई है कि द वर्कर्स शुड बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। जितनी डिग्री, जितनी एफिशिएंसी उतना पैसा। बहुत सिंपल सी बात है, जितनी एफिशिएंसी उतना पैसा। ठीक, एक ऐसा वर्कर जो कि स्टैंडर्ड आउटपुट से भी ज्यादा प्रोड्यूस करे, सिंपल सी बात है, उसको ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, उसको हाई रेट पे पैसा मिलना चाहिए, हाई रेट पे पैसा मिलना चाहिए। और एक ऐसा वर्कर जिसने अपना स्टैंडर्ड ना अचीव कर पाया हो, जो अपना स्टैंडर्ड ना अचीव कर पाया हो, उसको कम पैसा देना चाहिए अगर वो अपना स्टैंडर्ड अचीव ना कर पाया हो, फेल्स टू रीच द लेवल ऑफ आउटपुट। सिंपल सी बात है, जिसका स्टैंडर्ड आउटपुट ज्यादा है उसको पैसा ज्यादा दो, और जिसका स्टैंडर्ड आउटपुट कम है, फेल्स टू रीच द लेवल ऑफ आउटपुट, उसको लो रेट पे पैसा दो। दैट वर्कर शुड बी पेड लो। अब आप कहोगे सर इससे फायदा क्या होगा, सबको एक तरह का पैसा दो। फायदा ये होगा कि भैया जिसको कम पैसा मिल रहा है वो सोचेगा यार इसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, मेरे दोस्त को जो कि मेरा ही काम कर रहा है, मेरे जितना काम कर रहा है, मैं इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर पा रहा हूं, तो वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। और जिसको ज्यादा मिल रहा है वो और ज्यादा की मंशा करेगा। आप जानते हैं पैसा कभी किसी को पूरा पड़ता नहीं है। 50 होंगे जेब में तो 100 की डिमांड, 100 होंगे तो 1000 की डिमांड, 1000 होंगे तो लाख की डिमांड, लाख होंगे तो करोड़ की डिमांड। पैसा ऐसी चीज है, ठीक है। तो उस पैसे वाली चीज को एफडब्ल्यू टेलर ने पकड़ा और डिफरेंशियल बेस सिस्टम में डाल दिया। चलो भाई, बात करते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन की। मेंटल रिवॉल्यूशन ये लास्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट है, 9th टेक्निक है। यहां पे एफडब्ल्यू टेलर कहना चाहते हैं कि भैया वर्कर और मैनेजमेंट आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करते हैं, वर्कर और मैनेजमेंट को तो आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। लोगों का एटीट्यूड बदलो, नेगेटिव एटीट्यूड से पॉजिटिव एटीट्यूड वाले होने चाहिए हमारे वर्कर्स और मैनेजमेंट। उन दोनों को एक दूसरे की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां पे लिखा हुआ है इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वर्कर्स टुवर्ड्स ईच अदर। बोथ शुड अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच अदर। दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझनी पड़ेगी। मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा कि वर्कर्स के बिना उनकी ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं है, और वर्कर्स को समझना पड़ेगा कि मैनेजमेंट है तो हम हैं, हमसे मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट से हम है। इससे क्या होगा, उनकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट इंप्रूव होंगे, ठीक है, क्योंकि कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई डिस्प्यूट, मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा उनके बीच में। तो कॉन्फ्लिक्ट हल हो जाएंगे और डिस्प्यूट हल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी लड़ाई झगड़ा उनके बीच में नहीं होगा। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी 9 टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज आपको क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक अपने फैलाना है। चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो कॉमर्स चैप्टर 24/7 को, क्योंकि किस लेवल पे यहाँ पे पढ़ाई हो रही है
ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अलग अलग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, पीडीएफ्स के लिए, गूगल फॉर्म्स के लिए, डीपीपीस के लिए, एमसीक्यूज के लिए एंड ऑल के लिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।